हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीयू झांसी के हिंदी के 4th सेमेस्टर के पेपर भाषा विज्ञान के बारे में। तो आज हम भाषा विज्ञान के एक टॉपिक को लेकर आए हैं, भाषा के लक्षण, जिसमें भाषा के विभिन्न लक्षणों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के प्रथम लक्षण के बारे में, जिसमें है यादृच्छिका। यादृच्छिका का अर्थ होता है जैसी इच्छा हो या माना होगा। इस को हम इस तरीके से समझें कि जैसे कि हिंदी में हम कोई शब्द लें, जैसे कि हम शब्द ले सकते हैं पानी। तो पानी का कोई अगर हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ तो है नहीं, किसका पा और नी का कोई अलग से अर्थ निकलता हो। लेकिन हमने वो पानी को जल के लिए हमने मान लिया है कि ये पानी हम जल के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वाटर इंग्लिश में हम पानी को ही कहते हैं। उन्होंने भी इंग्लैंड वासियों ने अपनी भाषा में वाटर को पानी के परिप्रेक्ष्य में ही लिया है। तो इस तरीके से उन्होंने भी इस शब्द को माना ही है। तो यादृच्छिका उसे ही कहते हैं, जैसी इच्छा हो हम उस तरीके से किसी नई चीज़ को मान लें। फिर बात आती है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता को हम उत्पादकता भी कहते हैं। उत्पादकता से मतलब होगा शब्दों के उत्पन्न करने से या उनमें उनका सृजन करने से। तो हमने हिंदी में पढ़ा है कि शब्दों का निर्माण हम प्रत्यय, उपसर्ग और संधि समास के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा गुण होता है परिवर्तनशीलता। तो किसी भी भाषा में परिवर्तनशीलता विद्यमान होना उसका एक अनिवार्य गुण हो जाता है, और भाषा लगातार परिवर्तनशील होती ही है। हमने पढ़ा भी है कि पहले संस्कृत से फिर हम पढ़ते हैं प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, और फिर जब हम आधुनिक हिंदी में आते हैं तो शब्दों में किस तरीके से बदलाव आता है, वाक्यों में किस तरीके से बदलाव आता है। तो ये होता है किस तरीके से संस्कृत का कर्म अपभ्रंश में कम बन जाता है, प्राकृत और पाली में कम बन जाता है। तो ये हम बात करते हैं परिवर्तनशीलता की। इसके बाद आता है विविक्तता। विविक्तता मतलब कई घटकों में या इकाइयों में विभक्त। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में हम कई इकाइयाँ देखते हैं। जब हम बोलते हैं तो इसमें पदों को भी बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वाक्य होते हैं, प्रोक्ति होती है आदि। ये सब विभक्तता ही तो है। तो भाषा में कई घटक और इकाइयाँ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वैतता। द्वैतता किसी भी वाक्य में दो स्तर होते हैं। हमने दो शब्द सुने होंगे, लेकिन किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। एक होता है रूपम और दूसरा होता है स्वनिम। तो रूपम वो होता है जिसमें इकाइयाँ सार्थक हों। सार्थक इकाई हम किसे बोलते हैं? शब्द को एक सार्थक इकाई के रूप में हम देखते हैं। शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग और कारक चिन्हों को हम रूपम कहते हैं। ये अर्थ द्योतक होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्वनिम। स्वनिम एक निरर्थक इकाई होती है। जैसे कि हम कोई शब्द लें, आप सब लोग अपना नाम भी ले सकते हैं और उस नाम को एक एक वर्ण में क्रम से तोड़ेंगे तो उसमें जो इकाइयाँ मिलेंगी वो स्वनिम होंगी। जैसे कि हम बंदर लेंगे तो बंदर को तोड़ेंगे तो बा प्लस आ प्लस ना प्लस दा प्लस आ प्लस रा प्लस रा के हो जाएगा। ये अर्थभेदक इकाई होती हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरीके से बात हम निकल ली स्वनिम के। इसके बाद बात करेंगे भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनशीलता। भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनशीलता से मतलब है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं, जब हम संप्रेषण करते हैं तो हमारे सामने एक दूसरा व्यक्ति भी विद्यमान होता है। तो वो जब हम दो लोग बात करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलता रहता है। तो कभी श्रोता वक्ता हो जाता है और कभी वक्ता श्रोता हो जाता है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये होता है भूमिकाओं की परिवर्तनशीलता। फिर इसके बाद आता है अंतरणता। अंतरणता दो टाइप की होती है, कालांतरण और स्थानांतरण। भाषा जो हम अंतरण की बात करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अंतरण अगर हम मानवेतर, मानव से अलग किसी की भाषा में देखेंगे, जैसे पक्षियों की भाषा अगर हम देखें तो वो एक सीमित जगह के बारे में अपने पक्षी समाज, अपने पक्षियों के ग्रुप को जानकारी दे सकती हैं। लेकिन मनुष्य जाति जो होती है वो एक सीमित जगह के बाहर भी एक
स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी भी दे सकता है। ऐसे ही कालांतरण भी है। कालांतरण मतलब एक सीमित समय की जानकारी, वर्तमान की। अगर हम पक्षियों की बात करें तो पक्षी सिर्फ वर्तमान की जानकारी अपने पक्षी समूह को दे सकते हैं, लेकिन मनुष्यों को एक दूसरे को वो अपने अतीत और भविष्य और वर्तमान तीनों की जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें कालांतरण और स्थानांतरण, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है मौखिकता और श्रव्यता। ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि मौखिक रूप से बोलने को ही हम कहते हैं। मौखिक रूप से बोलेंगे तो सुनेंगे, इन दो चीज़ों का ही रूप होगा। अगर लिखित होगा तो उसको पढ़ने से लिया जाएगा। फिर इसके बाद आता है असहज वृत्तिका। असहज वृत्तिका मतलब नॉन इंस्टिंक्टिविटी। इस तरीके से हमने भाषा के 10 अभिलक्षणों के बारे में चर्चा की, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना भी हो सकती है। धन्यवाद।